वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होगे, घर में होगे, सेफ़ होगे। बच्चों, आज हम लेक्चर लेंगे वो है जी 9th का बायोलॉजी का। उसमें हमने देखना है, हमारे पास चैप्टर वही है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और हमने जो आज टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी स्टडी ऑफ मलेरिया। सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि जो बायोलॉजिकल मेथड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, तो उसमें हमने देखना है कि एग्जाम्पल लेंगे मलेरिया की और उसके हवाले से हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड सॉल्व कैसे किया जाता है कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके। ठीक है, तो मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, तो उसको हम देखेंगे कैसे डिस्कस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वही ज़हन में होना चाहिए कि हाउ बायोलॉजिकल मेथड यूज टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है जी, और फिर है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज मलेरिया अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट पीपल, पहले लोगों के मुताबिक मलेरिया है क्या, मतलब था क्या उस वक्त। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये था कि पहले ज़माने में लोग ये समझते थे कि जो बुखार होता है और ठंडे पसीने आते हैं, फिर उस बुखार की वजह से इंसान को झटके लगते हैं, तो ये बेसिकली इसको उन्होंने मलेरिया की शक्ल दी हुई थी कि दैट इज़ कॉल्ड मलेरिया। कि मलेरिया में क्या होता है, ठंडे पसीने आते हैं और साथ में हमारे पास क्या होता है, बुखार होता है और उसके साथ हमें अटैक्स होते हैं। अटैक्स में मीन टू से किस तरह कि झटके लगते हैं, जैसा कोई बीमार हो तो बुखार हो उसको झटके लगते हैं, जैसे बच्चों में ज़्यादातर ये कॉमन चीज़ होती है। नेक्स्ट एज डिजीज़ था कि इट इज़ मोर कॉमन मंग पीपल लिविंग इन लो एंड मार्शी एरियाज़। वो लोग जो ऐसे एरिया में रह रहे हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में रह रहे हैं, उनमें ये ज़्यादा होता था। और जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, जैसा मार्शी एरिया जहाँ पे दलदल वाला इलाका है, यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, वहाँ के लोगों के अंदर ये ज़्यादा कॉमन थी डिजीज़। इट वॉज थॉट दैट द स्टैगनेंट वाटर जो खड़ा हुआ पानी होता है, ठीक है जी, पास पॉइजन द एयर एंड कॉजेज मलेरिया एज रिजल्ट ऑफ बैड एयर। उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे मुशाबत उसको दे दी कि जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जैसा दलदल वगैरह एरिया में पानी खड़ा रहता है, तो वो एयर को गंदा करते हैं। ठीक है, एयर को पॉइजन करते हैं, जहरीला बनाते हैं और उससे मलेरिया कॉज होता है। तो इस वजह से उन्होंने मलेरिया का नाम बैड एयर से दे दिया। मलेरिया का बेसिकली मतलब क्या है, मलेरिया दो वर्ड पर मुश्तमिल है। माला का मतलब होता है बैड एंड एरिया का मतलब एयर, तो इट वॉज कंसिडर दैट इज़ अ बैड एयर इज़ कॉल्ड द मलेरिया। ठीक है जी, तो मलेरिया के बारे में उन्होंने बात की कि मलेरिया हमारे पास क्या होता है कि जिसमें एक हवा जो है वो गंदी हो जाती है स्टैगनेंट वाटर की वजह से, फिर वही हवा जो इनहेल करता है वो बीमार हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैम। ठीक है, देन फिर क्या वॉलंटियर्स उन्होंने क्या किया, ड्रैंक किया, उन्होंने पानी पिया, स्टैगनेंट वाटर डिड नॉट डेवलप मलेरिया। उन्होंने जो स्टैगनेंट वाटर था उसको पिया और पर उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ उनकी फिर कन्फ्यूजन में आ गई, भाई हम कह रहे हैं कि जो पानी है पानी की वजह से हो रहा है, वो हवा को पॉइजन कर रहा है, उस हवा की वजह से जो है वो मलेरिया हो रहा है। तो ये क्या बात हुई कि भाई स्टैगनेंट वाटर उन्होंने जिन्होंने पिया उनको तो हुआ ही नहीं मलेरिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन फिर ये ज़हन में आया कि जब अच्छा मलेरिया पहले ज़माने में हो जाता था तो उसकी ट्रीटमेंट्स क्या थे, व्हाट वर द ट्रीटमेंट्स ऑफ मलेरिया इन द एशियन टाइम। उस टाइम पे मलेरिया के जो है वो क्या ट्रीटमेंट्स थे, क्या उसका जो था वो इलाज किया जाता था। इन द 17th सेंचुरी व्हेन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, मैनी प्लांट फ्रॉम अमेरिका वर सेंड बैक टू द यूरोप टू बी यूज एज अ मेडिसन। अच्छा, अब आप लोगों को पता भी मेडिसन जो हैं हम प्लांट से ही हासिल कर सकते हैं, हर्ब से हासिल कर सकते हैं हम। तो ये प्लांट से जिन पौधों से मेडिसिन्स बनाई जाती थी, जब अमेरिका बना तो अमेरिका से जो है वो बहुत सारे प्लांट जो हैं यूरोप भेजे जाते थे फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस। तो वो क्या किया कि उधर एक बार्क भेजी जाती थी, दैट इज़ कोइना कोइना। ठीक है, इसकी बाग जो है वो भेजी जाती थी, जिसको बेसिकली यूज़ किया जाता था फॉर दी क्योरिंग सच टाइप ऑफ फीवर्स, जैसे मलेरिया हो गया। दिस ट्री वॉज नॉट ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप। वो कह रहे हैं कि करते थे ये जो मार्चेंट्स थे, जो इनको एक्सपोर्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हेरा फेरी बीच में कर दी। उन्होंने कोइना की जगह उससे मिलता जुलता पौधा था सिनकोना, उसकी बात जो है वो एक्सपोर्ट कर दी। ये उन्होंने की तो डिसऑनेस्टी थी, उन्होंने बददयानती की थी, लेकिन ये हुआ कि उनकी इस बददयानती की वजह से क्या हुआ कि ये काफ़ी अच्छी साबित हुई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एज़ कम्पेयर टू कोइना। तो सिनकोना जो थी वो ज़्यादा अच्छी उसने ट्रीटमेंट दिया मलेरिया का एज़ कम्पेयर टू कोइना। तो वो जो सिनकोना बार थी उन्होंने वो ट्रांसपोर्ट की, उस पर क्या हुआ था, उस सिनकोना में से एक जो है वो एक ड्रग निकाली जाती है, इसका नाम है क्विनीन, अब आगे पढ़ोगे। वो बेसिकली दी जाती थी पेशेंट्स को ताकि वो उसको लें और उससे वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि मलेरिया के कौन कौन से ट्रीटमेंट्स थे। तो अब जो है हम देखते हैं भाई कॉजेज़ ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया के कॉज क्या थे उस वक्त के, मतलब आप कहो कि मलेरिया बेसिकली कैसे होता था, मलेरिया के जो है वो वजूहात क्या थी, ऐसा क्या था जिसकी वजह से मलेरिया होता था पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में। तो उस वक्त तक ना कोई ऐसा पता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई चीज़ होती है, ना ये पता था हमारे पास
कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम कॉज करे, वो तो हमें अब पता है ना, क्योंकि ये डिस्कवरी हो चुकी हुई है, सारी बायोलॉजिकल मेथड सॉल्व हो चुका हुआ है। तो अब इसमें हम बेसिकली देखते हैं हमारे पास ये कॉज क्या मलेरिया के। तो कॉज बेटा ये टू फॉर सम डिजीज आर कॉज बाय टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मे बी मलेरिया आल्सो कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उस वक्त तक उनको ये पता था बस कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो किसी टाइनी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, लाइक जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो हो सकता है मलेरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही की वजह से हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेवनम। लेवनम वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है, ये फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था। इसने क्या किया, इसने मलेरिया का कॉज ढूंढना कि भाई मलेरिया का कॉज क्या हो सकता है, इसने वो ढूंढा, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या किया जी, 1878 में इसने अपना काम किया। तो इसने छोटे छोटे कह लो कि जो मलेरियल पेशेंट थे उनका ब्लड के छोटे छोटे थोड़े सैंपल लिए, उसको ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसने देखा टाइनी क्रिएचर्स जो हैं उसको नज़र आए, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आए, या आप कह लो टाइनी क्रिएचर्स बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको उसको नज़र आए। तो वो बेसिकली उसने कहा कि भाई ये कॉज हो सकते हैं मलेरिया का। फिर 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने देखा, उसको भी सेम ऐसे ही नज़र आया सेकेंड टाइम। 3 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने देखा उसको, मतलब 3 टाइम लगातार जो है 3 दफ़ा जो है ये क्रिएचर्स नज़र आए अलग अलग साइंसदानों को, जबकि जब लेवरन ने बात की थी तो उसकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया था, ठीक है। उन क्रिएचर्स को नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का, कि वही जो टाइनी क्रिएचर्स हैं दैट वर कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ये जितना भी मलेरिया के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन के पास आई है उससे हवाले से मलेरिया की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। जिस तरह हमने साइंटिफिक मेथड के बारे में देखा था कि ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसमें हमारे पास जो हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, लॉ, थ्योरी, वो सब चीज़ें होती हैं। हमने सब पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अब हम जो है इसको प्रैक्टिकली कह लो या एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें जो है हम 5 सेंसेस यूज़ करते हैं, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। ये आप दूसरों से पूछ भी सकते हो, इंटरनेट के थ्रू भी ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो ऑब्जर्वेशंस बेसिकली क्या मलेरिया के अकॉर्डिंगली वो ये है जी, इन लास्ट पार्ट ऑफ 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ कि 4 ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू मलेरिया अबाउट। अच्छा, जो 4 ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया की, वो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी। पहली ऑब्जर्वेशन आप देख लो, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज ऑफ सम रिलेशन। मतलब साइंटिस्ट ने ये भी देख लिया कि उस स्टैग्नेंट वाटर जो मार्शी एरियाज में खड़ा हुआ है उस वाटर से किसी को मलेरिया हुआ नहीं, वो ठीक ही रहे हैं जो जिन्होंने वॉलंटियर्स ने पानी पिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का कोई ना कोई आपस में रिलेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन थी क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्विनीन वाज द ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनकोना बाग, ठीक है, वहाँ से निकाली जाती थी और उससे ट्रीट किया जाता था मलेरिया को। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन होगी, क्विनीन वाज द बेस्ट ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। थर्ड, द ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी डज नॉट कॉज मलेरिया, और जिन्होंने ये मार्शी एरिया का वाटर पिया उनको नहीं हुआ मलेरिया। फोर्थ वन है प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, जो कि लेवरन ने देखा था। तो ये बेसिकली 4 ऑब्जर्वेशंस हैं जो बेसिकली उस वक्त ऑब्जर्वेशंस एक्सट्रैक्ट की गई फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम अबाउट द मलेरिया। फिर अब ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो स्टेटमेंट होती है जो हम ऑब्जर्वेशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको ट्रू लेके हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ठीक है। अब इससे जो हाइपोथेसिस एक्सट्रैक्ट किया गया वो क्या था हमारे पास, दैट इज़ प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया कि भाई जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर पाया गया, इट्स मीन ये है कॉज मलेरिया का, जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है डिडक्शन। डिडक्शन तब हम करते हैं जब हम हाइपोथेसिस को ट्रू समझ के आगे चलते हैं, मतलब हम कहते हैं हमारा हाइपोथेसिस ठीक है, नेक्स्ट गोइंग टू द हम फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है जी। तो डिडक्शन आगे है प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया। अगर मलेरिया कॉज है प्लाज्मोडियम, मतलब मलेरिया का कॉज है प्लाज्मोडियम, देन ऑल पर्सन इल्स विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन ब्लड। तो फिर ये बात सच होनी चाहिए या ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट के अंदर है तो जितने भी मलेरिया पेशेंट्स होंगे उन सब के ब्लड के अंदर यू हैव टू सीन या यू शुड टू हैव सीन प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ठीक है जी। ये था बेसिकली मेरे पास डिडक्शन के हवाले से कि डिडक्शन क्या होती है, इट इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल पर्सनस इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो उन्होंने कहा कि उनके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए अगर 1-2 पेशेंट्स के अंदर है, जब आप अगर इस हाइपोथेसिस को ट्रू लेके चल रहे हो कि प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया का, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एक्सपेरिमेंट की, इसमें बात हमारे पास आएगी जी एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी। जिस तरह हमने बात की सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के बाद हम चले फिर हाइपोथेसिस पे, देन हम डिडक्शन पे, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या होता है बेटा,
ये कह लो कि अब ये प्रैक्टिकली आपने प्रूव करके दिखाना कि जो चीज़ आप लेके चल रहे हो हाइपोथेसिस वो ट्रू है कि नहीं है। ठीक है जी। जैसे हमारे पास जो है हमने बात की कि मलेरियल पेशेंट जो है वो उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नज़र आना चाहिए, तो हम जो है उसी को लेके चलेंगे और उसी से जो है हम देखते हैं कि भाई क्या है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जी? ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वाज एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप फॉर दिस पर्पज़ ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप एंड द ब्लड हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया एक्सपेरिमेंट के लिए कि 100 पीपल्स ले लिए जो मलेरिया से बीमार हुए हुए थे, उनके ब्लड को एग्जामिन के अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए उन्होंने एक कंट्रोल ग्रुप बनाई। जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंट्रोल ग्रुप होता है और एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप में तमाम तर कंडीशंस तमाम तर जो उनको सिचुएशंस हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें एक दो वेरिएबल्स होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं ताकि चेक कर सके भाई उनकी ग्रोथ में क्या फ़र्क आता है। ठीक है जी। तो कंट्रोल ग्रुप उसने ले लिया और जो ब्लड था हेल्दी पर्सन का वाज आल्सो एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसने क्या किया भाई हेल्दी पर्सन का जो ब्लड था वो अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया। ठीक है। अच्छा, अब रिजल्ट्स क्या है एक्सपेरिमेंट से? ये आए कि ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। सब मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था जो हमारे पास डिडक्शन थी। वाइल 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन ऑल्सो हैव प्लाज्मोडियम। अब जो हेल्दी पर्सन थे उसमें से 100 में से 7 ऐसे भी इंसान थे जिनके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम नज़र आया, लेकिन वो बीमार नहीं थे। तो उसे क्या पता चला? वो तो अब हम कहते हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहा है किसी इंसान के अंदर या किसी होस्ट के अंदर, और जब वो सिम्टम्स जो है वो शो कर रहा है, जब वो असरात अपने शो कर रहा है, जब वो जो है वो इफ़ेक्ट शो कर रहा है, जब वो जो है वो असर करना शुरू कर दिया उसकी बीमारी ने, तो वो बेसिकली हमारे पास होती है दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। दैट इज़ अ टाइम बिटवीन दी entrance of microorganism or pathogen into the host body and the time where the symptom is shown। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट है रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो था कि प्लाज्मोडियम द कॉज ऑफ मलेरिया वो हमारे पास ठीक साबित हो गया इसमें। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात समझ आ गई भाई कॉज ऑफ मलेरिया क्या है, तो पता चल गया जी प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट पर प्रॉब्लम ये थी कि प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कैसे होता है। भाई प्लाज्मोडियम की ना को टांगियाँ ना पैर है ना किस तरह, मतलब मार्शी वाटर में प्लाज्मोडियम था नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन में कहा जा रहा है कि मार्शी एरिया और मलेरिया का आपस में कोई रिलेशन है। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम था वो कैसे एंटर होता है ब्लड ऑफ मैन, तो ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसको हमने लेके चलना है। वही सारे स्टेप्स लेके चलेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस लेके, ऑब्जर्वेशन हमारे पास है जी मलेरिया एसोसिएटेड विद मार्शीज। दलदली इलाके से मलेरिया का कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। ये तो हमने पहले वाली ऑब्जर्वेशन में भी लिखा था जब हमने देखा था कि कॉज क्या है मलेरिया का। ठीक है, तो मलेरिया का और मार्शी एरिया का कोई रिलेशन है, लेकिन ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, तो ये दोनों एक दूसरे से समझ लो डिफरेंट थी। इट इज़ कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम इज़ नॉट इन मार्श वाटर। अब इन दो ऑब्जर्वेशन से ये साबित किया गया या ये अक्स किया गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्श वाटर के अंदर नहीं है, लेकिन समथिंग एल्स शुड बी प्रेजेंट विच कैन ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम विच मस्ट बी कैरिड प्लाज्मोडियम इनटू द मार्श वाटर। जो प्लाज्मोडियम को मार्श वाटर में लेकर आई है, कोई ऐसी चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास एक साइंटिस्ट था AFA किंग। ठीक है, इस 1883 में इसने क्या किया 20 ऑब्जर्वेशन पेश की अबाउट मलेरिया। तो उसमें क्या था, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइक टू गेट मलेरिया। जो बाहर ज़्यादा सोते हैं, खुली हवा में सोते हैं बगैर किसी प्रिकॉशन मैयर के, उनके अंदर मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं बनस्बत उन लोगों के जो अंदर सोते हैं। ठीक है जी। फिर वो लोग जो फाइन नाइट्स में सोते हैं, मच्छरदानियों में सोते हैं, उनके अंदर क्या है कि मलेरिया के जो चांसेस हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू दोज जो फाइन नाइट्स में नहीं सोते। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास थे इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर्स। जो हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, आग जला के पास होते हैं, तो उसके अंदर भी चांसेस जो है मलेरिया के कम होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आ गया जी हाइपोथेसिस सजेस्टेड बाय AF। अब इसने ऑब्जर्वेशन जो पेश की थी उसी से इसने जो है हाइपोथेसिस एक्सट्रैक्ट किया। वो हाइपोथेसिस क्या कहता है जी, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आल्सो इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो उसने कह दिया भाई मलेरिया को ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने के लिए है जी मॉस्किटो, और मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, और इस वजह से ही मलेरिया की स्प्रेडिंग में इन्वॉल्व है। तो जो डिडक्शन बेसिकली है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि डिडक्शन हम उससे डिड्यूस करते हैं फ्रॉम द हाइपोथेसिस इफ़ वी कंसिडरिंग दैट
आर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, ठीक है। तो अगर हमारा हाइपोथेसिस हम कंसिडर करेंगे वो ट्रू है, नेक्स्ट हम स्टेप पे जाएंगे डिडक्शन हमारे पास उसे क्या साबित, उसने क्या दी, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो, कि प्लाज्मोडियम का मॉस्कीटो में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, इसी वजह से वो स्प्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। मॉस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। एक तो ये हो गया प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो, सेकंड जो था वो ये था कि मॉस्कीटो जो है वो प्लाज्मोडियम लेता है कैसे, जब किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोनाल्ड ड्रॉज। अब यहाँ पे टाइम आता है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का, ताकि हमें पता चले जो डिडक्शन दी है ये किंग ने वो हमारे पास सही साबित हो। तो इसकी डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए किंग ने, जो आर्मी फिजिशियन था रोनाल्ड रॉस, इंडिया में काम कर रहा था 1880s में, तो इसने क्या किया, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिसमें से एक ये था कि इसने अलाउ किया फीमेल एनोफीस मॉस्कीटो को कि वो बाइट करे मलेरियल पेशेंट को। तो एनोफीस मॉस्कीटो जो है इसने क्या किया, बाइट किया मलेरियल पेशेंट को। देन उसने क्या किया कि कुछ दिनों बाद एनोफीस को मार दिया, जो फीमेल मॉस्कीटो थी उसको मार दिया, और फाउंड देखा कि उसके प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर, मॉस्कीटो के स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये मल्टीप्लाइंग की वजह से उसने देखा भाई, उससे साबित हो गया कि भाई इसने जब इस काटा है मलेरियल पेशेंट को तो उसकी वजह से इसके अंदर आ गया जी प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है टू चेक द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी। अब यहाँ पर तो बात सही होगी कि भाई इसने इन्फेक्टेड पर्सन को काट के देखा तो मलेरियल पेशेंट से प्लाज्मोडियम एंटर हो गया मॉस्कीटो के स्टमक के अंदर और मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन अब ये था कि यहाँ पे टाइम आता है कि उसने अब इस पे प्रूव करना था कि हेल्थी पर्सन को जब ये काटेगा मॉस्कीटो तो क्या वो बीमार हो जाएगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए उसने क्या किया कि अब इंसानों पे तो करने से थोड़ा सा वो गुरेज किया उसने, तो उसने क्या किया, स्पैरोस पे काम किया। स्पैरोस के लिए जो फीमेल एनोफीज ने यूज़ की, इसके लिए क्यूलेक्स यूज़ की, क्योंकि इसका जो पैथोजन है या इनको जो मलेरिया कॉज करने वाला एजेंट है या मॉस्कीटो है, दैट इज़ क्यूलेक्स मॉस्कीटो, और ह्यूमन बींग में एनोफीस होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया जी, इन्फेक्टेड स्पैरो थी उसको अलाउ किया क्यूलिक्स को कि वो बाइट करे इन्फेक्टेड स्पैरो को। जब इन्फेक्टेड स्पैरो उसने बाइट किया तो प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई को होने के कुछ दिनों के लिए उसने छोड़ दिया, कुछ उसमें से क्यूलिक्स को मार दिया, उनके स्टमक के अंदर देखा तो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन कुछ को ज़िंदा छोड़ा। उन जो ज़िंदा छोड़ दिए थे उसने मॉस्कीटो उनको अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरो को काटें। जब हेल्दी स्पैरो को काटा तो हेल्दी स्पैरो भी बीमार हो गई। तो यहाँ पर उसको प्रूव हो गया भाई ये बात ठीक है। तो उसने क्या किया कि अब यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट अप्लाई किया ह्यूमन बींग पे। तो जब ह्यूमन बींग उसने फिर क्या किया जी, आखिर में ह्यूमन बींग पे डायरेक्ट अप्लाई कर लिया, एक्सपेरिमेंट किया। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अलाउ किया कि मलेरियल पेशेंट को काटे एनोफीस मॉस्कीटो। यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि फ़ीमेल एनोफीस जो है फॉर ह्यूमन बींग है मलेरिया कॉज करने के लिए, और स्पैरोस के अंदर क्यूलेक्स है। तो एनोफीस को अलाउ किया मलेरिया पेशेंट को काटे। उस मलेरिया पेशेंट को जब उसने काटा तो उसके अंदर आ गया प्लाज्मोडियम। आफ्टर सम डेज उसने जो है वो देखा तो प्लाज्मोडियम के स्टमक के अंदर था, जो जिंदा छोड़े उसने मॉस्कीटो को अलाउ किया बाइट के हेल्दी पर्सन को, तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो गया। तो ये बेसिकली ओवरऑल पूरा था। इसमें जो 2-3 बातें नोट करने वाली हैं वो ये हैं हमारे पास कि फ़ीमेल ही मॉस्कीटो क्यों अलाउ होती है, या यही क्यों जो है वो स्प्रेडिंग में इन्वॉल्व होती है। इस वजह से कि जो फीमेल मॉस्कीटोज़ होती हैं इनको अपने एग्स मैच्योरेशन के लिए जो है वो मैमल्स का ब्लड चाहिए होता है। इस वजह से जो है ये बेसिकली बाइट करती हैं, तो इनके अंदर जो है प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो जाता है बाय इन्फेक्टेड पर्सन, और देन फिर वो हेल्दी पर्सन में हो जाता है, ठीक है। ये बात थी। फिर जो है 1-2 बातें और हैं हमारे पास कि अगर जब मॉस्कीटो काटता है तो हमारी स्किन पर इरिटेशन सी होती है, ख़ारिश सी होती है। वो किस वजह से होती है? वो इस वजह से कि जब फीमेल मॉस्कीटो हमें काटती है तो उससे क्या होता है कि वो अपना सलाइवा थोड़ा सा जो है वो हमारे कह लो कि स्किन के ऊपर लगाती है या रखती है या डालती है, एंटर करती है हमारे अंदर। किस वजह से कि ताकि जो ब्लड वो ले रही है बाइट करके, वो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो क्लॉट ना हो जाए ड्यूरिंग बाइटिंग। तो उसके लिए वो स्लैबा थोड़ा सा देती है ताकि जो है वो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास 1-2 बातें और भी हैं, आपके साइड बॉक्सेस में लिखी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ तक हमारे पास ये था। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा इंशाल्लाह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।